Assalamualaikum everyone. Hopefully I'm audible. Sorry for the inconvenience. Yesterday we had the introduction of project management and SQA, software quality assurance. Today we will start our next phase, start from SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम उसी को सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को देखेंगे कि लाइफ साइकिल में क्वालिटी एश्योरेंस का क्या रोल होता है। काइंडली कंफर्म कीजिएगा अगर स्क्रीन विजिबल है तो। सर वो मैडम ने क्या कहा फिर? मेरा तो इंटरनेट का इशू पता नहीं क्यों बन रहा है बार बार। वो मैडम मैम मुस्कान ने। मुस्कान ने कहा था कि क्लाउड पे ही आप कर लें इसको रिकॉर्ड। ओके ठीक है। सर उसामा कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर विजिबल है। जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक लाइफ साइकिल होता है। कल का अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कल के हवाले से तो काइंडली पूछ लें, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से हम। हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्यों करते हैं? मतलब कि क्लाइंट को हमने वेबसाइट बना के देनी होती है ना, तो जी उसने जी। कोड थोड़ी देखना होता है कि वो कंसाइज है या क्लीन है या कैसे है। मैम वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है ना वो डेवलपर कर रहे होते हैं ताकि उनके जो कोड में कोई कहीं पे कोई बग है तो वो रिमूव हो जाए, वो उसको चेक करने के लिए कर रहे होते हैं। जो क्लाइंट होता है मोस्टली उसके पास ना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही जा रही होती है। हम्म। अगर वहां पे कोई उसे एरर फेस होगा तो वो फिर डेवलपर को टीम को कहेगा कि जी ये एरर आ रहा है, तो वो फिर वाइट बॉक्स टेस्टिंग करेंगे। ये इसको हम वन टू वन सबको देखेंगे डिटेल में। जी जी। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चार मेन रोल होते हैं कि हमने सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट की जो भी एनालिसिस और सारे रिपोर्टिंग करनी होती है। और फोर्थ पे हमने प्रोजेक्ट क्लोजर की तरफ जाते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे पास तकरीबन 7 मेन रोल होते हैं पर इसी लाइफ साइकिल के। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम क्यों कर रहे होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कि हमने हाई क्वालिटी डिलीवरी देनी होती है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो वेबसाइट हमने बनाई है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, ताकि जो यूजर है एंड यूजर वो उसको यूज करे तो उसको कोई ऐसा फील ना हो कि ये कोई आम सी वेबसाइट मैं यूज कर रहा हूँ। उसको ये फील होना चाहिए कि ये मैं कोई अच्छी कंपनी की वेबसाइट यूज कर रहा हूँ। जैसे कि फैंग कंपनी की वेबसाइट्स होती हैं, तो इस तरह की उसे फील आनी चाहिए कि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसमें जो उसका टाइम है, इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छी हो, उसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए हम ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो डेवलपमेंट है इसको हम यूज करते हैं। दूसरा, इसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल मिलता है इसके जरिए, ताकि जो हर रोल के बंदे हैं, डेवलपर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, एडमन है, वो सारे अपना अपना रोल सही तरह से कर रहे हूँ। थर्ड पे इसकी मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी होती है कि एक बंदे के पास अगर 3 से 4 रोल हो जाएंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बगैर तो वो सही तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं देगा।
उसके लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है। जो चीज एक महीने में बननी होती है, जो वेबसाइट, वो हम 8 से 10 दिन में बना लेते हैं। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो बहुत जरूरी होता है। उसमें मेन जो 7 रोल होते हैं, सबसे पहले प्लानिंग होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये सबसे पहला उसूल है। देन उसके बाद एनालिसिस और रिक्वायरमेंट जो गैदरिंग होती है, कि आपने जो क्लाइंट होता है उसने क्या चीज बनवानी है, वो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या चीज रिक्वायर है जो वो प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा है। थर्ड पे डिजाइन, डिजाइन उसका कैसा होना चाहिए, उसमें जो यूजर इंटरफेस है उसका, जो बैक एंड पे तो डेवलपर ने काम करना है, फ्रंट एंड पे जो उसको नजर आ रहा होगा वो कैसा होना चाहिए, कलर कैसे होना चाहिए, फॉन्ट कैसा हो, ये सारा उसमें हम देख रहे होते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में जो डेवलपर होते हैं, कोड करने वाले, उन्होंने सारा कोड लिखना होता है। देन उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस के पास आ जाता है ये। क्वालिटी एश्योरेंस ने क्या करना होता है, उसकी टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग दो तरह की हम कर रहे होते हैं, एक यूनिट टेस्टिंग होती है और एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि जो डेवलपर है वो पहले खुद, ये यूनिट टेस्टिंग ज्यादातर डेवलपर कर रहे होते हैं। वो हर एक जो कोड लिख रहा होता है, फाइल लिख रहा होता है कोड की, उसको वो टेस्ट करता है 1 बाय 1। और जब उसके बाद डेवलपर के क्वालिटी एश्योरेंस के बाद आता है, तो वो कंपाइल होके कोड आ रहा होता है, तो उसको जब चेक किया जाता है तो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। ताकि एक पूरी जो कंप्लीट वेबसाइट है या कंप्लीट एप्लीकेशन है, वो जब आती है तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं, कि सारी फाइल को इकट्ठा करके फिर उसको हम चेक कर रहे होते हैं। देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे जाता है। इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेप है, ये होता है जब यहाँ पे यूजर इसको यूज कर रहा होता है, कि जो क्लाइंट ने जिस मकसद के लिए ये चीज बनवाई है, ये वेबसाइट या एप्लीकेशन बनवाई है, वहां पे वो काम हो रहा होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें दराज की, तो दराज पे हम लोग जैसे ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, तो किसी को, डेवलपर को नहीं पता कि मैंने कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, किसी सारुसामा ने कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, या किसी और ने कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है। हर एक ने अपने बिहाफ पे अपनी तरफ से उसको चेक करना है वेबसाइट को। ठीक है, मैं हो सकता है उसके रिव्यूज पे ज्यादा गौर करता हूँ, सारुसामा हो सकता है उसके जो सोल्ड आउट है उस पे ज्यादा गौर करते हूँ। तो हर एक ने ये देखना होता है कि किस तरह की हम ये यूज कर रहे हैं, तो एंड पे जाके जो डेवलपर होता है उसके पास कोई ऐसा बग ना आ जाए कि जब हम काम कर रहे हों तो वहां पे हमें कोई ऐसा फेस इशू आ जाए कि यूजर जो है वो उसकी क्वालिटी जो है उसको समझ ले कि जी इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल से पहले हमने ये सारी चीजें जो है ना, इनको हमने देखना होता है। तो उसके बाद जो आता है मेंटेनेंस फेज आता है। मेंटेनेंस फेज में क्या होता है कि मेंटेनेंस फेज जो है उसमें जो बग वगैरह होते, रिपोर्ट होते हैं, उनको देखना होता है। मेंटेनेंस फेज भी दो तरह के होते हैं। एक, वो मेंटेनेंस फेज हम उसको कह सकते हैं जो कस्टमर की तरफ से आए कि जी ये इसमें बग आ गया है, ये इसको देख लें। एक और तरह का जो हम देख, जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है क्लाइंट की तरफ से, कि एक उसने प्रोडक्ट बनवाई है, ठीक है, तो उसमें वो क्लाइंट कहता है कि जी मुझे इसमें ये चीज ऐड करवानी है। तो कुछ लोग उसको मेंटेनेंस में ले रहे होते हैं, तो हम उसको मेंटेनेंस नहीं कहते, हम उसको रिक्वायरमेंट में लेके जाएंगे कि जी रिक्वायरमेंट ये है क्लाइंट की तरफ से एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट। तो उस, जब वो चीज आती है तो उसके लिए हमें फिर मॉडल देखना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डेवलपमेंट में मॉडल कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, कि इसमें क्या हमने वाटरफॉल मॉडल यूज किया हुआ है, या हमने इसको अजाइल मॉडल यूज किया है, वी मॉडल यूज किया है, कौन सा मॉडल यूज हुआ है। जो मॉडलिंग होती है उसके फिर उस बिहाफ पे ये कॉस्टिंग हो रही होती है। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो काइंडली पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। किसी को कोई समझ नहीं आई यहाँ तक तो पूछ लीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्वालिटी श्योरेंस होगा, जो जो चेक करता है, टेस्टिंग करता है, जी जी। ये सॉफ्टवेयर की मदद से ही करता है या इसको कोडिंग का नॉलेज भी होना जरूरी होता है? अ, सर ज्यादातर जो क्वालिटी एश्योरेंस होती है ना,
वो अगर हमारे पास कोडिंग का नॉलेज थोड़ा बहुत हो तो उससे फायदा ये हो जाता है कि वो कोड भी देख सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है वो सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन के जरिए कर रहे होते हैं, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी सही। अच्छा ठीक है ज्यादातर सर। आजकल लेटेस्ट तो यही चल रहा है। वो पहले दौर में होते थे, आज से कोई 10-20 साल पहले, जब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, तब वो कोडर जो होते थे वो खुद देख रहे होते थे, उनका एक कोई बंदा होता था। आजकल तो जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है सॉफ्टवेयर चलाने का, तो वो भी इसकी क्वालिटी चेक कर सकता है। सर ये हमने क्वेश्चन है, जी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग रिपीट कर दें। इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो होती है जब तमाम फाइल को कंपाइल करके चेक किया जाता है कि ये जो हमने एप्लीकेशन बनाई है या वेब बनाई है, क्या ये सही तरह से वर्क कर रही है। उसको लिंक जब किया जाता है ना, एक फाइल को दूसरी के साथ, लाइक अगर हमने HTML की फाइल अलहदा बनाई है, CSS की अलहदा बनाई है, और डॉट पाई की फाइल अलहदा बनाई है, तो जब हम उनको अलहदा अलहदा तो चेक कर लिए वो ठीक काम कर रही हैं, जब हम उनको आपस में कंपाइल करेंगे कि जो HTML है उसके मेटा डाटा में हम जब बाकी फाइल का सोर्स कोड डालेंगे, तो वहां पे जो उनका लिंक डालेंगे तो वहां पे वो सही काम करता है कि नहीं करता। तो इसको हम कहते हैं, जब इकट्ठी करके फाइलों को चेक करते हैं तो वहां पे उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जी, सबसे पहले है प्लानिंग फेज। प्लानिंग में हमने ये देखना होता है कि जो प्रॉब्लम क्लाइंट ने दिया है, क्या वो प्रॉब्लम ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है उसका हमने क्या पहले के कोई सोल्यूशन उसका पड़ा हुआ है हमारे पास, या मार्केट में अवेलेबल है। हम सबसे पहले ये देख रहे होते हैं कि क्लाइंट ने तो ये प्रॉब्लम दे दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे ये चीज़ रिक्वायर है। तो हम पहले देखते हैं कि क्या मार्केट में ऐसी कोई चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमें उससे थोड़ा सा यूनिक करना होता है। उसको हम फिर अल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को कि ये ऑलरेडी ये चीज़ मार्केट में है, आप इससे ये चीज़ थोड़ी सी चेंज कर लें, यहाँ से ऐसे कर लें। तो उसको हमने थोड़ी सी सजेशन भी देनी होती है। देन उसके बाद प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट। तो एक शॉर्ट रिपोर्ट भी तैयार की जाती है जो क्लाइंट देता है। वो देख पहले हमें क्लाइंट ने एक रिपोर्ट देनी है कि जी ये रिपोर्ट है, ये मुझे बना के दे, ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका मुझे इस तरह का सोल्यूशन चाहिए। तो हमने क्या करना होता है, उसको हमने देखना है, एनालाइज करना है, अपनी डेवलपर के साथ उस पे बात करनी है। फिर हमने उन्हें एक शॉर्ट रिपोर्ट देनी है कि इसमें क्या क्या वायबल है, क्या हम कर सकते हैं, हमने इसको किस तरह से बना के देना है आपको। सबसे पहले ये प्लानिंग है, हर चीज की प्लानिंग किए बगैर हम कोई भी चीज नहीं लेके जाते आगे इसमें। दूसरा है जी, इसके बाद आता है हमारे पास सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में क्या होता है कि हम इन डेप्थ जो स्टडी करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ऑलरेडी कोई है मार्केट में, तो उसको हम देखते हैं कि उसमें नई क्या चीज़ हम डिटरमिन कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ हम उसमें नई ऐड कर सकते हैं ताकि हमें उससे यूनिक चीज़ मिल जाए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम मुख्तलिफ जो सर्वे भी कर रहे होते हैं। बाद औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ कामों के लिए सर्वे किया जाता है। तो हम सर्वे करवाते हैं कि इसमें ये चीज़ हमें चाहिए, तो क्या ये चीज़ वायबल है भी कि नहीं, लोग इसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी की जाती हैं। देन उसके बाद फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी के एक जैसे मैंने कल भी बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक चार्टर लिखा जाता है। तो उसको फिर हम वो कंपाइल किया जाता है एक रिपोर्ट में, एक एग्रीमेंट में, कि ये चीज़ रिक्वायर है, इसके हिसाब से हम ये प्रोवाइड करेंगे, जिसे स्कोप ऑफ वर्क भी कहते हैं, कि ये डिलीवरेबल भी कहते हैं। तो वो हम बता रहे होते हैं कि ये हमने आपको देना बना के, आपकी ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होते हैं उसके ऑपरेटिंग के, वो देखने होते हैं कि वो कौन कौन से इसमें होंगे। इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे करेगी, SQL के जरिए आएगी या किसी और सॉफ्ट ओरेकल के जरिए आएगी या किसी और सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करेंगे। इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा, कौन कौन सी फाइल्स हमें रिक्वायर होंगी, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। देन उसके बाद रीजन फॉर इनएफिशिएंसीज, अगर कहीं पे कोई इनएफिशिएंसी आ रही होती है तो वो क्यों आई है, ये सारा कुछ हमने डॉक्यूमेंट करना होता है।
डॉक्यूमेंट किए बगैर ना तो बाद में हम हमारी कोई बात सुननेगा, ना क्लाइंट कोई पास कोई सबूत होगा जी मैंने ये चीज़ बनवानी थी तो मुझे ये चीज़ बना के दे दी गई है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी ज़रूरी होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो काम होता है वो सबसे मेन यही होता है कि उसने हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है, कम्युनिकेशन का फ्लो बेहतर करना होता है उसने। देन उसके बाद है ये सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन जो होता है उसमें क्या करना होता है कि जो एनालिसिस होके आ गया, फिर उसका एक हम वायबल रिपोर्ट बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं कि ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका प्रॉब्लम है, उसका हम सोल्यूशन इस तरह के बना के देंगे। प्रोटोटाइप आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि जिसमें हम क्लिक कर सकते हैं, लाइक डमी टाइप चीज बना के देते हैं। फिग्मा में ये चीज बन जाती है कि वो एक एनिमेशन बना के देता है। पीपीटी में भी बनते हैं कि सॉरी मैम, क्वेश्चन आपका कोई? यूआई जैसे हम बनाते हैं। जी जी जी, वही उसी की बात कर रहे हैं। जो यूजर इंटरफेस होता है ना, उसकी एक डमी सी बना के दी जाती है, प्रोटोटाइप उसे कहते हैं। कि वो एक्चुअल नहीं होती, लेकिन वो बटन क्लिक करें तो उस पे वो क्लिक का जैसे होवर करें तो वो ऑप्शन आ जाती है कि जी होवर हो रहा है, क्लिक करने से पता चलता है जी क्लिक हो रहा है। तो इस तरह की एक प्रोटोटाइप बना के दिया जाता है क्लाइंट को कि ये हम इस तरह का बना के आपको देंगे। लाइक आप समझ लें कि एक वेबसाइट का ब्लूप्रिंट होता है वो हम उसको देते हैं क्लाइंट को कि जी ये इस तरह की आपको एंड पर मिलेगी ये चीज। देन उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम डेवलपमेंट में फिर डेवलपर का काम आ जाता है। उन्होंने कोडिंग करनी है, उन्होंने उस पे सारी जो चेकिंग वगैरह है, कोड कोड इम्प्लीमेंटेशन है, वो सारा उन्होंने करना होता है सिस्टम डेवलपमेंट में कोडर ने। देन उसके बाद आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग। यहाँ पे फिर क्यूए का काम आता है। क्यूए वाली की जो टीम होती है, बड़ी जो फर्म है वहां पे तो अलहदा से ये टीम होती है। तो क्यूए वाले ने हर एक चीज को देखना होता है कि इसका जो लॉगिन का बटन है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद उसने जब लॉगिन हो गया, फिर उसके बाद उसने देखना है कि जो फॉर्म साइन अप का फॉर्म है, क्या उसमें हर चीज जो रिक्वायर है वो सही तरह से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। और फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसने आगे जाके देखना है कि जो वेबसाइट या एप्लीकेशन है उसमें जो जो चीज़ रिक्वायर है वो सही तरह से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अपलोड अगर कोई चीज़ करनी है तो अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो होती है, ये क्यूए का काम होता है। क्यूए ने ही सारा कुछ ये देखना होता है। देन उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग मैंने बता दिया कि वो क्यूए वाले कर रहे होते हैं। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, ये आप में से कोई बताएगा कि ये कौन सा स्टेप होता है? क्यूए के बाद सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? अगर किसी को अभी तक समझ आई होगी, पहले मैंने ये सारा एक बता दिया हुआ रोल। एनीवन? अच्छा, जो लोग खास तौर पर जिन्होंने अप्रोच करना है इसके बाद जॉब के लिए, तो वो थोड़ा सा कोर्स अटेंटिव होके लिया करें। और ये बेशक थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन इसी के ऊपर भी जैसे होते हैं तो वो भी आपको कवर करने पड़ने हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट टेक्निकल थिंग। तो ये भी आप थोड़ा सा मद्देनजर रखना। और मुझे मैडम ने बताया था कि कुछ लोग मतलब स्पेसिफिकली उन्होंने ज्वाइन करना कोर्स को, तो मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ ये खासतौर, या जिन्होंने अप्रोच करना बाद में इंटर्नशिप या जॉब के लिए। देखे, क्यूए में ना सबसे पहले क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और क्यूए जो है इसमें थोड़ी सी थ्योरी इसलिए ज़रूरी होती है कि हमें इसका बैकग्राउंड का नॉलेज हो कि बैक पे चीज़ें काम कैसे कर रही होती हैं, कैसे वर्क हो रहा होता है। इसलिए ये थोड़ा सा है, पहले 1 2 3 दिन जो होता है हमने इसको इसी तरह लेके चलना है, ताकि आप लोगों को एक माइंड बन जाए, एक माइंड क्लियर हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर जब हम इसको इम्प्लीमेंट करके
अब एप्लीकेशन पे वो जो एक हमने प्रोजेक्ट इसका बनाना है, उसमें जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें साथ साथ याद आती जाएंगी कि हाँ हमने ये पढ़ा था, इसमें ये चीज ऐसे हो रही है। तो इसलिए ये जरूरी होता है। डायरेक्ट अगर हम शुरू कर देंगे कोई भी चीज बनानी, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दें, तो हमें बैक एंड पे पता ही ना हो कि ये कैसे हो रहा है, हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी ना पता चले कि इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे हो रही है, तो उसका जब हम इंटरव्यू लेवल पे जाएंगे तो वहां पे हमें कुछ नहीं पता होगा। थ्योरी का काम ही यही होता है कि उसने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। प्रैक्टिकल तो बाद में हो जाता है, लेकिन थ्योरी जो होती है ना, उसने जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया ना, तब तक आप आगे चल नहीं सकते। मुझे कोडिंग आती है ना, तो मुझे अगर इसके कॉन्सेप्ट का नहीं पता होगा तो मैं बता नहीं सकूंगा जी क्लास का क्या काम है, फंक्शन का क्या काम है, अगर मुझे उसकी थ्योरी का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा। मैं बस बना के दिखा दूंगा ये मुझसे बनवा लें। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसके हवाले से ना इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर रहें। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, मैंने अभी बताया है कि जब ये लिखा भी हुआ है कि जब ये यूजर के पास जाता है, ठीक है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त हो चुकी होती है, तो उस यूजर ने उसको चेक करना है कि किस तरह ये एप्लीकेशन या वेब ऐप वर्क कर रही है। ठीक है, अगर मैंने दराज पे कोई चीज ऑर्डर करनी है, तो मैंने उसके क्या क्या फंक्शन देखने हैं, मैंने उसका रिव्यू देखने हैं, मैंने उसके कितनी सोल्ड आउट हो चुकी हैं वो देखनी है, मैंने उसका देखना है कि ये जो ऑर्डर है ये क्या पाकिस्तान से आएगा, ये ओवरसीज ऑर्डर है, कितने दिनों में आएगा, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। तो ये यूजर का काम होता है, कस्टमर ने ये देखना होता है। क्लाइंट ने तो एक प्रोडक्ट लेके कोडर से बनवा के, डेवलपर से बनवा के उसने इम्प्लीमेंट कर दी। अब उसमें कोई कहीं पे भी कोई इश्यू आएगा, कोई मसला आएगा, तो वो फिर मेंटेनेंस वालों का काम होगा, इसके बाद मेंटेनेंस होती है। और मेंटेनेंस तब तक चलती है जब तक वो प्रोडक्ट, वो क्लाइंट हमारे साथ काम कर रहा है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो काम कर रही है, तो तब तक वो मेंटेनेंस चलती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन प्ले स्टोर पे कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है किसी न किसी एप्लीकेशन की। तो वो ये सिर्फ बग क्लियर कर रहे होते हैं, कहीं पे कोई चीज़ न्यू इम्प्लीमेंट कर दी, कहीं पे डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया, यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा चेंज कर दिया, कहीं पे उसको जो एप्लीकेशन है उसमें आप कोई चीज़ रिमूव कर दी जो आउटडेटेड हो चुकी है। तो इस तरह के जो मेंटेनेंस के काम होते हैं ये चलते रहते हैं। सर आपने स्क्रीन ऑफ कर दी? जी जी, एक मिनट, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। अच्छा मैडम मारूख, अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना हो तो लाजमी कीजिएगा। सर सैफुर रहमान है आज? लेट मी चेक। नो, वो मेरे ख्याल थोड़ा सा बिजी थे, मेरी बात हुई थी। जी। अच्छा, कल हमने ये सारा देख लिया था इसका इंट्रो, ठीक है। हमने ये भी देख लिया था कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स और प्रोसेस कौन कौन से यूज होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग, प्रोसेस मॉनिटरिंग, ये सारे हमने कल देख लिए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे सबसे पहले तो इसका कि इसमें हमें रिक्वायरमेंट और इसकी लाइफ साइकिल ज़रूरी क्यों है क्यूए में, और इससे क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है इसका अगर ये ना किया जाए तो। ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मैंने इसका शॉर्ट एंड बता भी दिया आपको कि ये यूज़ होता है डिज़ाइनिंग में, डेवलपिंग में, टेस्टिंग और डिप्लॉय करने के दौरान। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है पूरा, एफिशिएंट वे में हम सारा इसको काम को कर रहे होते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्यूए का बहुत अहम हिस्सा है, इसके बगैर हम कुछ काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमसे रह जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है कि क्लाइंट ने क्या चीज़ रिक्वायर की है, उसे किस तरह की एप्लीकेशन चाहिए, किस तरह की वेब चाहिए, वेब ऐप चाहिए। तो वो उसने हमें एक चार्टर पे लिख के दे देनी है। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट
उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर्म। वो फॉर्म उसने हमें दे देना है कि वो आगे हम लिखा भी हुआ है इसमें, मैं दिखाता हूँ। तो वो उसने दे देना है कि जी ये चीज़ें मुझे रिक्वायर है, आप मुझे ये बना के दे दें। ठीक है। उसके बाद फिर हमने सिस्टम डिज़ाइन करना होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अभी कोड इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें कोडिंग आती है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें हमने कर रही हैं। ये आप में से कोई बताएगा कि हम ये क्यूए है वो किस फेज पे जाके यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो क्यूए का पार्ट है वो कहाँ पे होता है, कोई बताएगा? टेस्टिंग फेज। जी, कोई और? मेंटेनेंस। जी, इसके अलावा? सर आई थिंक ये ड्यूरिंग द होल प्रोसेस जो है चलता रहता है, क्योंकि क्वालिटी हर स्टेज पे जो है मेंटेन करना अपने अपने स्टेजेस पे ज़रूरी है। जी, जैसा कि सर इबादुर रहमान ने कहा कि जो क्वालिटी का प्रोसेस है ये हर फेज में जरूरी है। ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में क्वालिटी चेक नहीं होगी तो कोई चीज ऐसी रह जाएगी जो बाद में पूरे सिस्टम को पूरा को डेवलपमेंट को दोबारा से शुरू करना पड़ जाएगा। कोई ऐसी चीज उसमें से मेन रह जाती है। लाइक अगर हमने मैं अगर स्क्रीन दिखाऊं आपको, एक मिनट जरा। कि आप लोगों को आईकोड गुरु की वेबसाइट नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। जी, जैसे कि यहाँ पे है कि अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जो क्वालिटी चेक वाला है वो अगर देखेगा कि यहाँ पे ये जो लोगो है ये नहीं है, उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग में लोगो की ऑप्शन ही नहीं दी हुई कि जी लोगो भी हमें चाहिए। तो अगर यहाँ पे लोगो मिस हो जाए या इसके, तो फिर कैसे पता चलेगा कि जी ये वेबसाइट कौन सी है? किसी को भी जब तक उसे पूरा उसका वेब एड्रेस नहीं पता होगा। ठीक है। हो सकता है वो ये वाला जो पहली बार है जिसको हम क्या कहते हैं इसको सर, उसामा, काइंडली मेरे माइंड से नाम निकल गया है। क्या? टैब। जी, ये जो टैब बार होती है ये अगर मिस हो तो उसमें रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा कि ये भी हमें चाहिए, तो इससे इसके बगैर जो यूजर है वो कैसे आगे जाएगा कि जी मुझे फलां पे, मुझे ट्रैक्स पे जाना है, मुझे अबाउट पे जाना है, तो उसे नहीं पता चलेगा। तो इसलिए वहां पे भी क्वालिटी इंश्योरेंस वाला जो बंदा होता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि उसने वहां पे हर चीज को रिक्वायरमेंट को चेक करना है कि इसमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो क्या दी हुई है कि नहीं दी हुई, उन्होंने हमसे कहा हुआ है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो वो सुजेस्ट करते हैं फिर कि जी आप ये चीज़ भी इसमें होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन जब करते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रोटोटाइप बना के देते हैं, तो उसमें वो क्या देखता है क्वालिटी इंश्योरेंस वाला बंदा? कोई ऐड करना चाहेगा? सर अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं। जी, सिस्टम डिजाइन में हम एक प्रोटोटाइप सा बना के देते हैं या हम उसे पिक्चर्स बना के देते हैं क्लाइंट को कि हम आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह की होगी या आपकी एप्लीकेशन इस तरह की होगी। तो उसमें जो क्यूए वाला होता है उसने क्या देखना होता है, वहां पे उसका क्या काम होता है? कि जो डिजाइन हम्म। किया गया है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स है या नहीं। जी, और उसके अलावा? जी, ठीक है, आपने इसके अलावा कुछ और कोई ऐड करना चाहे? जी, मैं बताता हूँ। इसके अलावा हम उसमें वो देख रहे होते हैं कि कलर जो उसने बताया है वो कलर ठीक है, डिजाइन में ही आता है कलर भी। फॉन्ट ठीक दिए हुए हैं, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हैं।
ठीक है, क्या स्पेलिंग गलत तो नहीं है, जो उसमें राइटिंग की होती है, जो उसमें कंटेंट होता है, क्या वो ठीक है, उसके स्पेलिंग ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत होंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा जी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आप दोबारा इसको ठीक करके दें। ठीक है। तो डिजाइन के दौरान जो फॉन्ट होते हैं, कलर होता है, उसके जो लोगो होता है, उसका जो साइज होता है कि ये कंपेटेबल है एंड्रॉयड पे, टैब पे, लैपटॉप पे कंपेटेबल है कि नहीं है, उस तरह की ये सारी चीजें जो होती हैं वो देख रहे होते हैं कि स्क्रीन का साइज जो है वो ठीक इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी चीजें जो होती हैं वो देख रहे होता है क्यूए वाला। देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का कोड कोड। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक उनका इंटरनेट का इशू बन गया। सर अब्दुलरहमान, आप अटेंडेंस मार्क कर लिया आपने? सर अब्दुलरहमान। चलिए हम सर का कुछ 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर 1-2 मिनट तक ना आए तो फिर मैडम मारूफ कुछ स्टार्ट कर लेंगे आगे। अच्छा मैडम मारूफ, आप इधर ही हैं हमारे साथ? अच्छा वो आ रहे हैं, सर ने मैसेज किया, उनका इंटरनेट उन्होंने चेंज कर रहे हैं, इंटरनेट उनका चला गया, मेरे ख्याल वो मोबाइल पे करके आएंगे अब। तो मैडम आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अच्छा। ओके। ओके मैडम ठीक है। जी सर, रूल करें शुरू। जी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, नो एक्चुअली इशू। इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। जी अच्छा, इसके बाद हम इसके मॉडल देखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो मॉडल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो आजकल यूज हो रहा है वो अजाइल मॉडल है। ठीक है। अजाइल मॉडल की इसकी खसूसियत ये है कि
ये अगर आप काम कर रही हैं, आपकी वेब ऐप काम कर रही है, आपकी एप्लीकेशन कोई काम कर रही है, तो ये उसके दौरान ही कोई भी चेंजेस करनी होंगी, रिक्वायरमेंट कोई नई आ जाती है, तो वो इसके दौरान ही इसको हैंडल कर लिया जाता है। इसके लिए पूरी एप्लीकेशन को एक दफा बंद नहीं किया जाता। या जैसे आपको मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि जी इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी आपका जो एटीएम वगैरह है वो काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन काम कर रही होती हैं वेब बैंकिंग की, वो ज्यादातर वाटरफॉल मॉडल पे काम कर रही होती हैं। ठीक है। वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो रिजिड होता है, वो एक स्टेप कंप्लीट होगा तो दूसरा उसके बाद चलेगा, नहीं तो वो वहीं पे रुका रहेगा। तो इसके लिए इस तरह की जो एप्लीकेशन होती हैं उनमें वाटरफॉल मॉडल यूज होता है। लेकिन आजकल अप्रोक्सीमेटली अबाउट 90% जो वेब ऐप या एप्लीकेशन है वो अजाइल मॉडल पे वो काम कर रही होती हैं। अजाइल मॉडल में हम काम भी साथ साथ कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये है वाटरफॉल मॉडल। ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कंप्लीट होंगी, फिर डिजाइन बनेगा, देन उसकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर उसके एंड पे जाके मेंटेनेंस आएगी। तो अजाइल जो वाटरफॉल मॉडल है ये थोड़ा कॉस्टली होता है कि अगर कोई चीज़ इसमें नई ऐड करनी है तो इसको शुरू से लेकर चलना पड़ेगा रिक्वायरमेंट से। तो इसलिए ये कम यूज हो रहा था आजकल। पहले ये ज्यादा यूज होता था। देन उसके बाद जो है अजाइल मॉडल है। उसमें क्या होता है अजाइल मॉडल में कि आप काम भी कर रहे हैं, एप्लीकेशन में काम भी साथ साथ वर्क भी कर रही है, और साथ साथ आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं, जो भी आपने नई कोई चीज ऐड करनी है, कोई निकालनी है, वो भी साथ साथ आप इसमें करी जा रहे होते हैं। ठीक है। इससे काम रुकता नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा से आजकल सबसे ज्यादा यही यूज हो रहा होता है। देन उसके बाद है वी मॉडल। वी मॉडल में क्या होता है कि ये भी वाटरफॉल मॉडल की नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसी तरह काम कर रहा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक साइड पे आपकी मेंटेनेंस साथ साथ चल रही है, और दूसरी साइड पे साथ साथ आपका प्रोसेस भी चल रहा होता है। लेकिन वो भी एक कंप्लीट होगा प्रोसेस तो दूसरा इसके साथ चलेगा। जैसे कि वाटरफॉल में है ना कि ये देखें रिक्वायरमेंट है, तो वी मॉडल में यहाँ पे साथ इस तरह से एक साथ स्टेप बनेंगे इसके। ठीक है। उसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, डिजाइन पूरा हो गया तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, डेवलपमेंट उसकी चल रही है तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। ठीक है। वो साथ साथ इस तरह चल रहा होता है। देन उसके बाद मॉडल आता है हमारे पास स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल जो है ये भी अजाइल मॉडल की तरह का ही है, और ये भी रिक्वायरमेंट और साथ साथ काम करता रहता है, और साथ साथ एप्लीकेशन भी चलती रहती है। ठीक है। आइटरेटिव मॉडल जो होते हैं ये भी इसी तरह अजाइल, स्पाइरल और आइटरेटिव, ये थोड़े सॉफ्ट किस्म के मॉडल होते हैं कि इनमें काम भी साथ साथ चलता रहता है एप्लीकेशन का, और हम पीछे से बैक एंड पे जो भी हमने चेंजेस करनी है वो भी करते रहते हैं। जबकि वाटरफॉल और वी मॉडल जो हैं ये जब तक इनकी एप्लीकेशन का को स्टॉप ना किया जाए तब तक ये दोबारा काम नहीं कर सकते। कि इसमें अगर कुछ चेंजेस करनी है तो पहले एप्लीकेशन को स्टॉप करेंगे, फिर इसमें चेंजेस करेंगे, फिर उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे या डिप्लॉय करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? हाँ यस सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर ये जी डिफरेंट जी काइंड्स के जो मॉडल्स है एसडीएलसी में, तो क्या जी ये जी मॉडल जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो होते हैं, या जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है उसके हिसाब से होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आपने बैंक की एग्जांपल दी, तो वो वाटरफॉल को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्या इसकी वजह सिक्योरिटी फीचर्स और इस तरह की चीजें हैं कि वो एजाइल पे या वी को जो है ना वो फॉलो नहीं करते? जी एग्जैक्टली सर, आपने इसमें खुद ही इसका आंसर दे दिया है कि जो वाटरफॉल मॉडल है ना वो थोड़े रिजिड किस्म के हैं। जैसे मैंने बताया कि उनमें एक काम होगा तो ही दूसरा होगा, तो इसके लिए वो सिक्योरिटी फीचर को मद्देनजर रखते हुए और अपने काम को आप आपने देखा होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत कम इस तरह की मशीन लर्निंग मॉडल यूज करते हैं या एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है।
उनका जो सॉफ्टवेयर का काम होता है वो उनका अपने ही एंड पे चल रहा होता है, उनका एक तरतीब दिया हुआ सिस्टम है, वो उसी को लेके चल रहे होते हैं। तो वो सिक्योरिटी को वजह से ना वो इस तरह के चीजों को अवॉइड करते हैं, कि जिनमें थोड़ा सा ये जो अजाइल मॉडल है, इसमें साथ साथ जब काम हो रहा होगा तो हो सकता है कहीं पे बग आ जाए, कहीं पे कोई हैकर जो है वो अपना अटैक कर दे जब वो काम उस पे मेंटेनेंस चल रही है उस दौरान। तो इसलिए वो इस इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, इन चीजों से बचने के लिए ये मॉडल यूज करते हैं। और दूसरी आजकल जो बाकी चीज हैं उनमें इतनी यूज होती नहीं है। आपने पिछले दिनों शायद सुना होगा कि अमेजोन के कुछ जो क्रेडिट कार्ड यूज हुए हो रहे थे, वो उन पे किसी ने ट्रांजैक्शंस की थी, कोई 1-2 साल पहले की बात है। तो वो इसी तरह का काम चल रहा होता है कि जब आप एक काम कर रहे हैं और साथ साथ आपने कुछ मेंटेनेंस शुरू कर दिया है, तो बीच में जो हैकर हैं वो अपना अटैक कहीं ना कहीं चला रहे होते हैं, तो वो उसके अंडर आ जाता है, उनके क्या कहते हैं पंजाबी में, उनके नरगे में आ जाता है। तो इस तरह की चीजों से अवॉइड करने के लिए वो इस तरह के मॉडल यूज करते हैं। ये होपफुली। आप उसका किस्सा कह रहे हैं और जिसने पैसे निकलवा लिए थे जी जी इनके, जी जी। वो ट्रांजैक्शन को मेरे ख्याल लेटर भेज के हाँ जी जिसने ये, सर। अच्छा, मेरे ख्याल वो था इंडिया का वाकई, बिल्कुल उसने किया था। ओके। तो ये इस तरह की जो चीजें सर होती हैं ना, ये ज्यादातर हैकर उसी टाइम अटैक कर रहे होते हैं जब मेंटेनेंस का काम हो रहा होता है। और बैंकिंग वाले इसीलिए स्पेसिफिकली उस टाइम में मैसेज करते हैं अपने कस्टमर को कि इस दौरान कोई भी एप्लीकेशन चल नहीं रही होगी, कोई भी ऑनलाइन काम नहीं हो रहा होगा, बल्कि वो उस दौरान काम एप्लीकेशन वर्क ही नहीं करती। अगर आप ओपन करने की कोशिश भी करें तो नहीं काम करेगी वो। तो इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल है वाटरफॉल मॉडल की, कि ये कॉस्टली इसलिए भी होते हैं कि जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की मिसाल ले लेना, मैं पहले ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था तो वाटरफॉल मॉडल ही यूज हो रहा था। तो अगर आप देखें कि गाड़ी का एक मॉडल आया है, करोला का एक मॉडल आया है, होंडा टोयोटा करोला का, तो उसको उन्होंने चेंज करना है, नया मॉडल अगले साल आया है। तो वो पूरी उसकी जो प्रोग्रामिंग है, जो रोबोट काम कर रहे होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे, उसके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। ठीक है। तब जाके वो दोबारा नए मॉडल के साथ काम करना शुरू करेंगे रोबोट। तो वो काफी कॉस्टली होता है। तो बाकी जो चीजें होती हैं, जैसे ये मैंने दराज की एग्जांपल दी है, फूड पांडा है, ये साथ साथ काम भी हो रहा है और साथ साथ इनकी मेंटेनेंस भी चलती रहती है। कब आपने शाज़ नादर ही सुना होगा कि फूड पांडा या दराज की ऐप जो है वो बंद हुई हुई है, वो काम नहीं कर रही, वो लिंक डाउन हुआ हुआ है। कम ही सुना होगा आपने। जबकि बैंकिंग सेक्टर में अक्सर ये चीज आ रही होती है कि जी हमारा लिंक डाउन है, अभी काम नहीं हो सकता। तो इस तरह के, इसलिए वो इस तरह की चीजों को यूज करते हैं सिक्योरिटी फीचर की मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, और ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जी, क्वेश्चन है किसी का? जी सर, इससे रिलेटेड एक ये चीज़ है, यानी कि सर ये जो पीएम जो होगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वही ये चूज करता है या कभी कभी क्लाइंट की तरफ से होता है? ये किसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि मुझे किस मॉडल को फॉलो करना है अपने प्रोजेक्ट में? सर जब ये चार्टर लिखा जाता है ना, तो उसमें ये चीजें सारी उसमें तय होती हैं कि क्लाइंट को बताया जाता है डेवलपर की तरफ से, प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से, कि हम ये चीज इसलिए यूज करेंगे कि ये सिक्योरिटी फीचर की वजह से है, ये इसकी वजह से है। उसको हर चीज डॉक्यूमेंटेड लिखी जाती है, क्योंकि इसके आपने कोई चीज खरीदते हैं ना तो साथ एक मैनुअल दिया होता है। ठीक है। ओके, तो वो गॉट इसीलिए इट। होता है ना मैनुअल, के इस चीज को हमने यूज कैसे करना है। तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर किसी को बना के देंगे, कोई एप्लीकेशन बना के देंगे, हम जाके इम्प्लीमेंट तो करके आ जाएंगे। अब हर टाइम के लिए हमारा कोई कम सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी का बंदा तो नहीं वहां पे बैठा होगा जो उसको बता रहा होगा इसको ऐसे नहीं करना है, इसका ये बटन ऐसे यूज करना है। तो वो साथ साथ एक पूरा मैनुअल बनाया जाता है। ठीक है। उस मैनुअल में हर चीज लिखी जाती है कि ये बटन, ये आप बटन से लॉगिन करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये होगा, अगर ये बग आ गया तो हल्का, तो आपको हमारे तक आने की जरूरत नहीं है, आप ये काम करेंगे तो ऐसे ये सही हो जाएगा। तो उसमें ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं।
तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है। अगर क्लाइंट खुद इतना अवेयर हो कि उसे पता हो कि ये मॉडल हैं, तो वो खुद बता देगा। और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे क्लाइंट को इतनी अवेयरनेस होती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वही उनको सजेस्ट करते हैं कि हम इसके लिए ये चीज यूज करेंगे, ये मॉडल यूज करेंगे, ताकि आपकी सिक्योरिटी बरकरार रहे। ओके सर, थैंक यू सर। जी। अच्छा अच्छा, मैं अभी ना, सॉफ्टवेयर। जी सर। हाँ सॉरी सर मैं कट कर रहा हूँ, मैं अभी एक लिंक सेंड करने लगा हूँ। हमारे इधर वेबिनार हुआ था। सर थे सैयद फात खालिद, वो मेरे ख्याल कंपनी थी कोई मेटा में भी इन्होंने काम किया था, प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। तो काफ़ी अभी भी उधर ही हैं। तो ये वीडियो उनका हुआ था वेबिनार, अगर किसी ने देखना हुआ ना तो इसको रिलेटेड तो लाजमी देखे, इसमें बहुत नॉलेज था इसके अंदर। और स्पेशली इनकी जो, मतलब इनका डिग्री और थी, इनका रोल और था। लाइक जो पहले किसी और जगह पे काम करते थे, लेकिन बड़ी कंपनी इनको कह रही थी कि आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। 2 बार इनका इंटरव्यू हुआ था जिसमें वो फेल हुए थे इंटरव्यू में। थर्ड बार फिर उन्होंने कहा हमने आपको रखना इसमें ही है। फिर उन्होंने साल एक 1.5 साल बाद उसी कंपनी ने फिर उसको इंटरव्यू किया, तो वो थर्ड टाइम हो गए थे। तो ये आप को फ़ायदा देगी, लाजमी सुनना है इनकी स्टोरी। जी सर, अब करिए उनका। जी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिव्यू जो होते हैं ना, इस ये सारी चीजें जो सर आप अभी पूछ रहे थे ना अभी, आई थिंक कौन से नाम मैं भूल गया हूँ, जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये कौन बताता है कि ये मॉडल हम यूज करेंगे। सर तो इबाद थे। जी सर, ये जो रिव्यू ऑफ एसआरएस का किसी को पता क्या होता है? मैंने अभी शुरू में बताया भी था। एसआरएस ये किसका एब्रीवेशन है, मैंने शुरू में बताया भी था। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसमें ये क्लाइंट की तरफ से आती हैं। क्लाइंट की तरफ से, चाहे वो कोई उनका एडमिन का बंदा है, चाहे कोई भी है, हमारे लिए वही उनका क्लाइंट की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनकी तरफ से। ठीक है। फिर इसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पे हम इस चीज को कहते हैं RFQ। ठीक है। तो RFQ होता है कि रिक्वायरमेंट फॉर्म क्वेश्चनर भी कह सकते हैं इसको, या कोटेशन कहते हैं हम इसको। मुख्तलिफ इसके नाम है। को 2-3 सर्विस लाइन इकट्ठी काम कर रही होती हैं, तो कोई सर्विस लाइन इसको कोटेशन के साथ लिंक कर रही होती है, जो सर्विस लाइन क्वेश्चनर के साथ काम करती है वो इसको क्वेश्चनर के साथ लिंक करती है। तो ये क्लाइंट की तरफ से एक फॉर्म आता है, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी होती है कि मुझे ये चीज रिक्वायर है, आप मुझे इसका सोल्यूशन बताएंगे। आप मुझे बताएं कि आप इसके लिए मुझे क्या क्या गाइडेंस दे सकते हैं, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम उसको कॉस्टिंग देते हैं जी, ये इतनी कॉस्ट होगी, इसके लिए हम ये अ, फिर ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे GUI बेस्ड रिव्यू है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड रिव्यू, कि मैंने अभी शुरू में एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले भी, कि आप एक प्रोटोटाइप बना के देते हैं कि ये प्रोटोटाइप है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको ये चीज बना के देंगे। तो हम फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को फिर एक एग्जाम्पलरी डाटा डाल के उसको एक रिपोर्ट देते हैं, जिसको प्रपोजल भी कह सकते हैं हम बाज़ औक़ात। तो वो हम उसे देते हैं कि अगर इतना परसेंट ये डाटा होगा तो उसके एनालिसिस ऐसे आएगा, अगर इतने परसेंट ये डाटा होगा तो उसका एनालिसिस ऐसे आएगा। तो इस तरह का हम एक प्रोटोटाइप बना के दे देते हैं उसको। तो जो QA वाला बंदा होता है, उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड रिव्यू में यही चीजें उसने देखनी होती हैं कि जो प्रोटोटाइप बना के दिया हुआ है क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक। इस पे हमने भी बहुत सी बात कर ली है। देन डिजाइन मॉकअप्स एंड प्रोटोटाइपिंग रिव्यू, जो उसके फिर मॉकअप बना के देते हैं, साथ हम उसको एक तो PDF फाइल में देंगे, साथ उसको हम एक थोड़ा सा क्या कहते हैं एनिमेशन टाइप बना के देंगे, कि जिसको वो प्रेस करके चेक कर सके, यानी कि ये सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। फिर प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू जो होता है, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट जब रेडी हो जाती है तो उसका एक रिव्यू चेक लिखा जाता है। ठीक है। उसमें लिखा जाता है कि इसमें कौन सा कोड यूज हुआ है, कौन पाइथन यूज हुआ है, जावा यूज हुआ है, या C++ यूज हुआ है। तो इस तरह की ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं। जी सर, उसामा। अच्छा ये 1 मिनट रहेगा तो मैंने ये बताना था, एक तो इनके साथ आप कनेक्शन बना लें, ये उनकी प्रोफाइल शेयर की है लिंक्डइन की। ये इस वक्त भी मेटा के अंदर हैं, और इन्होंने ये बताया था कि AI और ML या
या एआई के साथ मतलब कैसे आप मर्ज करते हैं ना प्रोडक्ट इनको एज ए मैनेजर, तो ये लाजमी इनके साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दें, एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी। तो बाकी टाइम खत्म हो रहा था इसलिए मैंने कहा आपको बता दो, और इसका वेबिनार लाजमी सुनिएगा, बड़ा बेनिफिशियल है। जी सर, इसके बाद एंड यूजर लेवल चेक रिव्यू जो होता है, उसमें जो कस्टमर जिसने यूज किया है ना प्रोडक्ट, वो जो फीडबैक देते हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे फिर एक रिव्यू चेक लिखा जाता है कि जैसे कि हम इसे क्या कह सकते हैं, Q&A। ठीक है, एक जो वो क्वेश्चन आंसर होते नहीं, हम किसी न किसी एप्लीके वेबसाइट के नीचे एंड पे दिए होते हैं कि जो ज्यादातर यूजेबल क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर दिए होते हैं कि अगर ये होगा तो इसका ये आंसर हो सकता है, अगर ये ऐसा इश्यू आ गया तो उसका ये आंसर हो सकता है। तो इस तरह का एक उसके लिए एक रिव्यू चेक लिखा जाता है जिसमें सारी डिटेल दी जाती है। उसके बाद इन्वायरमेंट सर्वर बेस्ड रिव्यू। इन्वायरमेंट और सर्वर बेस्ड रिव्यू के ना तीन तरह के होते हैं। एक होता है सबसे पहले प्लानिंग के टाइम पे होता है, फिर उसके बाद एक स्टेजिंग के टाइम पे होता है, और एक एंड यूजर के टाइम पे। के जो सर्वर बेस्ड यूजर हैं, जो सर्वर्स हैं वहां पे ये सही तरह प्रोडक्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही, इन्वायरमेंट जो इसका है उस वो सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद ब्राउजर बेस्ड रिव्यू आता है कि कौन कौन से ब्राउजर पे ये सही काम करेगा। ठीक है, जैसे अक्सर लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन जो है ये क्रोम पे इस तरह काम करेगी, इसको क्रोम पे इस तरह इंस्टॉल किया जाएगा, इसको सफारी पे इस तरह इंस्टॉल किया जाएगा। तो इस तरह की ये सारी चीजें जो रिव्यू में होती हैं वो लिखी जाती हैं वहां पे, और वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसका यही काम होता है कि उसने ये सारी चीजें अपने एक कम्युनिकेशन फ्लो में रखनी होती हैं, ताकि कल को किसी को भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसे ये चीज मिल जाए आसानी से। और क्लाइंट के पास भी ये सारी चीजें फिर जाती हैं कि क्लाइंट अगर किसी इस कस्टमर इस क्या कहते हैं इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी के साथ काम करना चाह रहा है, तो उसके पास ये चीजें होंगी कि वो जो पहली कंपनी थी उसने C++ में कोड लिखा था, तो मुझे वैसे ही डेवलपर चाहिए जो C++ में काम कर रहा हो। तो इसलिए ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। अच्छा सर, जी सॉरी सर। हमारा टाइम एक्सीड कर चुका है, तो हमें यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए इसको। जी ठीक है सर, कल इंशाल्लाह हम थोड़ा हाँ सा सर, इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिकल हाँ में लेके जाएंगे, ताकि लोग बिल्कुल। कुछ मुझे लग रहा है कि बोर हो रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव करेंगे, कल हम प्रैक्टिकल भी जाए करेंगे थोड़ा सा इसका। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन। एवरी थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, 1 मिनट है हमारे नहीं, पास वो आई थिंक। स्लैक पे पूछ लें सर, हम क्योंकि अगला सेशन स्टार्ट होना अच्छा, था, वो हमारा वेट जी कर रहे होते ठीक है, हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।